आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है समर्पण का सुख। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी समर्पण का सुख। कल सुबह मेहमान आ रहे हैं, इन्होंने दफ्तर से आते ही सूचना दी। कौन? राश्री देवी और उनके पति। यह राशि देवी कौन है? मैंने विस्मित होकर पूछा। अब यह मैं क्या जानूं, तुम्हारे परिवार के लोग हैं और तुम मुझसे ही अता पता पूछ रही हो। मैं भौचक उन्हें देखती रही। तभी कुमकुम ताली पीटते हुए बोली, हमें पता चल गया, मैं बताऊं माँ, नई वाली मामी जी आ रही हैं। उन्हीं का तो नाम है राश्री ना? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता। वाह माँ, तुम्हारा ही दिया हुआ नाम है और तुम ही भूल जाती हो। काजल ने चुटकी ली। ऐसी ही भुलक्कड़ तो हूँ मैं। अब पत्र तो दिखाइए, मैंने इनकी ओर मुखातिब होते हुए कहा। राजू की बहू का यह नाम क्या तुम्हारा दिया हुआ है? इन्होंने आश्चर्य में भरकर पूछा। अरे बाबा, हाँ अब सुन तो लिया, चिट्ठी तो दिखाइए मुझे अब, मैंने बेजारी से कहा। पत्र गीता का ही लिखा हुआ था। उसका पत्र मैं पहली बार देख रही थी। बड़ी साफ सुथरी लिखावट थी और अंत में बड़े कलात्मक हस्ताक्षर थे। आपकी स्नेहा कांचड़ी राश्री। यह तो मामी जी की सूझबूझ लगती है, नहीं तो भला राजू मामा कब खबर देकर आए हैं? उड़ाल कह रहा था। ठीक तो है, राजू का क्या है, कभी भी आ जाता है, पर बहू को लेकर पहली बार आ रहा है। खबर देकर आना तो ठीक ही हुआ ना, मुझे तैयारी के लिए कुछ समय तो मिल गया। लड़कियों की मदद से मैंने ऊपर वाला एक कमरा ठीक किया, पर्दे बदले, चादरें बदली, बहुत सारा फालतू सामान निकालकर नीचे स्टोर में डाल लिया। दूध ज्यादा लेकर थोड़ा सा गाजर का हलवा बना लिया। सुबह के नाश्ते के लिए थोड़ी सी मठरी उतार ली। करते कराते रात के 10 बज गए। कमरे में आई तो देखा साहब बहादुर अभी जाग रहे हैं। स्वागत का सरंजाम पूरा हो गया? इन्होंने हंसकर पूछा। स्वागत क्या करना है, कोई बाहर के हैं क्या? भाग दौड़ तो ऐसी ही कर रही हो। राश्री देवी पर इम्प्रेशन मारने का इरादा है क्या? मैं कुछ नहीं बोली। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि राजू की बहू का यह नाम है। क्यों, आप शादी में नहीं गए थे? गया तो था, पर इन बातों पर हम लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। और काजल क्या कह रही थी, यह नाम तुम्हारा दिया हुआ है? सच? ओहो, तो उसमें इतना हैरान होने जैसा क्या है? किसी का चेहरा सुंदर नहीं है तो क्या उसका नाम भी सुंदर न हो? मैंने विफर कर कहा। अरे तुम खामखा नाराज हो रही हो, मैं तो इसलिए कह रहा था कि। लेकिन मैंने पूरी बात सुनी भी नहीं और कानों तक रजाई ओढ़कर लेट गई। इस नाम को लेकर मुझे शादी में काफी कुछ सुनना पड़ा था, इसीलिए प्रसंग छिड़ते ही मेरा पारा चढ़ गया था। मैं भी क्या करती, शादी में जैसे हर काम मेरे सिर आ गया था, वैसे ही एक यह भी था। 35 वर्ष की उम्र में दूल्हा बना हुआ राजू जैसे अपने सब अरमान निकाल लेना चाहता था, और घर में किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसकी ओर ध्यान दे। उसकी शादी के लिए सब लोग जुड़े थे और वही सबसे ज्यादा उपेक्षित था। बड़ी भाभी दिन भर अपने ब्लड प्रेशर से परेशान दवाइयां खाकर लेटी रहती। छोटी भाभी को सजने संवरने से अवकाश नहीं था। चित्रा के पास अपनी चुनमुन का बहाना था। वैसे भी जेठ की शादी में वह क्या हुलास दिखाती। हल्दी, तेल, काजल, उपटन सब कुछ दौड़ दौड़ कर मैंने ही किया। भाभी की बहन के, माँ के, बुआ के सारे नेग मैंने ही जबरदस्ती संपन्न करवाए। अम्मा के पीछे यह पहली शादी थी घर में। बार बार यही लगता रहा कि कहीं कोई रस्म छूट न जाए और राजू सोचे
कि आज अम्मा होती तो। छोटी भाभी को यह सब बड़ा हास्यास्पद लग रहा था। बड़ी भाभी ने तो पता नहीं कितनी बार ताना दिया, उमा तो एकदम अम्मा जी होती जा रही है आजकल। कुणाल की शादी तक तो एकदम सीजन सास बन जाएगी। तुम सब लोग ही कुछ करने लायक होती तो मुझे यहाँ पर आए घर में मगजमारी क्यों करनी पड़ती। मैं गुनगुना कर कहती और चुप लगा जाती। राजू का मुंह देखकर झगड़ा बढ़ाने की इच्छा न होती। बेचारा, कितनी मन्नतों के बाद तो सेहरा बंधा है उसके। खुशी खुशी सब कुछ निपट जाए तो अपने घर की राह ले। शादी से 2-3 दिन पहले उसने लजाते हुए कहा था, दीदी कोई अच्छा सा नाम सुनाइए ना। गीता तो बड़ा पुराना सा लगता है। नाम में मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर उसका मन रखने के लिए मैंने कर दिया, राजेश की राशि। ठीक है ना। और वह खुश हो गया था। लक्ष्मी पूजन के समय चांदी की चावल भरी थाली में सोने की अंगूठी में जब उसने राष्ट्रीय नाम लिखा, तब जैसे कहर बरपा हो गया। बड़ी भाभी तो पल्लू में मुंह छिपाकर किस से हंस गई। छोटे भैया मुंह बिचकाकर बोले, किसकी चॉइस है यह? उमा की। छोटी भाभी ने तत्परता से उत्तर दिया। उमा, यह क्या नाम सूझा तुम्हें? छोटे भैया बोले। क्यों, नाम में क्या खराबी है? मैंने दृढ़ता से पूछा तो छोटे भैया से जवाब नहीं देते बना। कुछ सूट भी तो करना चाहिए। छोटी भाभी ने अपना मत प्रदर्शित किया। यह तो राजू के सोचने की बात है। उसे सूट किया, बस किस्सा खत्म। लेकिन किस्सा वही खत्म कहाँ हुआ। रात छत पर तीनों देवरानी जिठानियों की देर तक खुसुर फुसुर चलती रही थी। बड़ी भाभी पूछ रही थी, कहिए शोभा जी, देवरानी पसंद आई? अब हम क्या बताएं दीदी, आप ही बताइए आपको कैसी लगी। अरे भाई, अब हमारा मुंह न खुलवाओ। हम तो बस इतना कहेंगे कि ऐसी ही परी ब्याहनी थी तो इतने दिन क्यों बैठे रहे। अब तक तो 4 बच्चों के बाप बन गए होते। उनका कसूर नहीं है दीदी। दरअसल अम्मा जी को कोई लड़की आंख नहीं चढ़ती थी। अरे अपना लड़का तो देखे पहले कैसा है। मुझे गुलाबे भरने से क्या फायदा। अब क्या बताएं शोभा, लड़का तो उन्हें सब लड़कों से ज्यादा प्यारा था। इतना नाज था, कहती थी कि ऐसी बहू लाऊंगी कि तुम लोगों की नाक नीची हो जाएगी। ऐसे वैसे घर की बात को उठाने ही नहीं देती थी। हम बताएं दीदी, यह चित्रा की आवाज थी। एक बार हमने अपने मुंशी जी की लड़की के लिए पूछा था तो इतना बिगड़ी थी, बोली निसी के लिए कहो तो कोई बात है। हाय राम, माय गुडनेस, निसी के लिए? वह तो अपने भाग में आईएएस लिखवा कर लाई थी। अरे यह तो कहो सतीश ने लव मैरिज करी, नहीं तो अभी तक भाई की आस में बैठे रहते। तुम लोग आज ही सब कुछ कर लोगी क्या? बड़े भैया एकाएक गरजे। तब कहीं जाकर यह मधुर संभाषण बंद हुआ। छत के एक कोने में सोई हुई मैं सब सुन और कुढ़ रही थी। अम्मा पर इतना गुस्सा आ रहा था, क्यों इतने ऊंचे सपने देखती रही वह। बड़ी भाभी के पिता अगर रिटायर्ड कमिश्नर थे तो बड़े भैया भी तो डॉक्टर थे। छोटी भाभी के पिता डिस्ट्रिक्ट जज थे तो छोटे भैया भी इंजीनियर थे। सतीश भी सीए था, तभी तो अपने सीनियर की आंखों में चढ़ गया था। राजू बेचारा नहीं पढ़ पाया तो नहीं ही पढ़ा। बाबूजी का आतंक, भाइयों के ताने, अम्मा का लाड़ दुलार उसे मैट्रिक से आगे नहीं पहुंचा सका। कौन उसके लिए रिश्ते लेकर आता? जो रिश्ते आए वे अम्मा को पसंद नहीं आते थे। अम्मा से सब कहते, तुम्हारी अंगूर की बेल में यह गूलर कहाँ से फल लग गया। लेकिन अम्मा को यह गूलर ही सबसे ज्यादा प्यारा था। जिंदगी भर उसी के पास बनी रही, भाइयों के बंगलों और मोटरों का आमंत्रण ठुकराती रही। बेचारी अम्मा उसकी बहू का मुंह देखने का अरमान लिए ही संसार से विदा हो गई। उनके पीछे ही सही, लेकिन राजू की शादी तय हुई तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे।
सबने स्वस्ति की सांस ली थी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। एमए बीएड लड़की घर में आ रही थी। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की राजू को मिल रही थी। लेकिन लड़की को देखते ही मन एकदम रुक गया था। इतनी दुल्हनें देखी हैं मैंने, पर ऐसी बेनूर दुल्हन नहीं देखी। सूखी सी देह, रूखा सा चेहरा, कहीं कोई रौनक नहीं, लुनाई नहीं। छोटी भाभी 40 पार कर चली हैं, पर अब भी कितनी आकर्षक लगती हैं। और 26-27 की उम्र में ही यह लड़की, क्या पता वह सचमुच ही 26 की है, या ये लोग उम्र छिपा गए हैं, या 8-10 साल नौकरी करते करते लड़की एकदम बुढ़ा गई है। पिता के लंबे चौड़े परिवार का भार ढोते ढोते थक गई है। इतना गुस्सा आ रहा था पड़ोस की काकी पर। राज को अकेला देखकर इन्होंने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, और यह सूखी सी लड़की हमारे गले मड़कर दोनों ओर की वाहवाही लूट रही है। गोरे चिट्टे राजू के बगल में बैठी वह जरा भी तो अच्छी नहीं लग रही थी। और उस पर यह सितम कि जब अकेले में राजू ने बड़ी आशा से पूछा था कि दीदी बहू पसंद आई, तो हंसमुख होकर उसकी प्रशंसा करनी पड़ी थी। फिर अलार्म की कर्कश ध्वनि सुबह के मखमली वातावरण को चीरती चली गई थी, और मैं इन्हें झकझोर कर जगाई। क्या तकलीफ है भाई? अलसाए स्वर में वह बोले। जरा स्टैंड तक हो आइए न प्लीज। क्या सोचेगा वह? इतनी सूचना के बाद भी कोई नहीं पहुंचा। बेचारा पहली बार बहू के साथ आ रहा है, तो मैं बेचारा भी जा रहा हूँ उसे लेने। इतना विह्वल होने की जरूरत नहीं है। इनके इस फिक्रे से भान हुआ कि राजू के लिए कुछ अतिरिक्त स्नेह उपजता है मन में, जो कभी कभी करुणा में बदल जाता है। भाभियां ठीक ही तो कहती हैं। मैं दिन पर दिन अम्मा की तरह होती जा रही हूँ। गाड़ी जब मेहमानों को लेकर लौटी तब पूरा घर जाग गया था। बच्चे प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़े थे। राजू को देखते ही कुणाल चिल्लाया, मामा जी ये नक्शे। बड़ी मुश्किल से उसे चिकोटी काट कर चुप किया। राजू वहां साए वाकई नक्शे बिखेर रहे थे। तेरी ऊल का बढ़िया सूट चढ़ाए, संजीव कुमार की तरह पैंट की जेब में हाथ डाले, झूमते झामते घर में दाखिल हुए। गीता बेचारी बास्केटों से लदी फदी मुश्किल से चल पा रही थी। बच्चों ने दौड़कर उसका सामान लिया, तब वह सीढ़ियां चढ़ पाई। ये श्रीमान ड्राइंग रूम के सोफे पर पसर कर पूछते हैं, सामान सब देख लिया? मैंने ही फिर डांट लगाई, सामान वह क्या देखेगी, तुम साथ में किस लिए हो? और वह बेशर्म दांत निपोर कर हंस दिया। माँ यह देखो। मैं खाने की तैयारी में व्यस्त थी कि कुणाल सामने आकर खड़ा हो गया। अरे कितना प्यारा स्वेटर है, किसने बनाया? मामी जी ने बनाया है मेरे लिए, उसने गर्व के साथ उत्तर दिया। तभी लड़कियां फुदकती हुई आईं। उनके हाथों में कुर्ते का एक एक पीस था, कढ़ाई किया हुआ। और माँ, तुम्हारे लिए मामी जी साड़ी लाई है, पेंटिंग की हुई, काजल ने बतलाया। और पापा के लिए है ना, टाई केस लाई है, इतनी प्यारी है, कुमकुम बोली। सचमुच टाई केस बहुत प्यारा था। इन्होंने आदत के अनुसार एक फिकरा कस ही दिया। इतने सुंदर केस में रखने लायक टाई कौन प्रेजेंट देगा? सारी ही चीजें बहुत सुंदर और साफ सुथरी थी। रंगों का संयोजन भी कलात्मक था। इतना सब करने के लिए समय कहाँ से निकाल लेती हो? मैंने हैरान होकर पूछा। क्यों, काम ही क्या है? राजू ने कहा। काम क्यों नहीं है? घर गृहस्थी के काम है, नौकरी है। नौकरी की छुट्टी हो गई। नौकरी छोड़ दी? 8-10 साल की सर्विस एकदम छोड़ दी? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। नौकरी तो छोड़नी ही थी, मैंने तो शादी से पहले ही वार्निंग दे दी थी। अपनी तो एक ही शर्त थी, शादी के बाद नौकरी नहीं चलेगी। राजू ने कुछ इस अंदाज से कहा कि बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। लेकिन मेरा कौतूहल दब नहीं सका। मौका पाते ही मैंने गीता से पूछा, क्या सचमुच तुमने नौकरी छोड़ दी?
इधर उधर देखते हुए उसने फुसफुसा कर कहा, अभी इस्तीफा दिया है नहीं, पर आप उनसे बताइएगा नहीं। 6 महीने की छुट्टी ले ली है, फिर छोड़ दूंगी। लेकिन इतने साल की सर्विस छोड़ क्यों दोगी? आजकल सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है? जब जरूरत थी तब करती रही। चॉइस का कोई प्रश्न ही नहीं था। अब जरूरत नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है तो मुझे मोह भी नहीं है। देखो, जरूरत का तो ऐसा है, मैं दर्शन बघारना शुरू की तो वह बोल उठी, दीदी, आपका मतलब समझ रही हूँ मैं, लेकिन थोड़े में गुजारा करने की आदत है मुझे, कोई परेशानी नहीं होती। पूछना चाहती थी फिर भी कितना मिल जाता होगा राजू को, पर संकोच हो आया। इतने दिन तक कभी यह विचार मन में नहीं आया था। बड़े लड़कों से कह सुनकर अम्मा ने स्टेशनरी की एक दुकान डलवा दी थी। भाई खुश थे कि आवारागर्दी से बचा रहेगा। भाभियां खुश थीं कि अब अलग से कुछ नहीं भेजना पड़ेगा। बस इसके आगे कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, पूछा भी नहीं। ये सारे सवाल तो शादी के बाद ही पैदा होते हैं। बात को जरा बदलकर मैंने पूछा, घर में दिल लग जाता है तुम्हारा? इतने वर्षों की आदत के बाद खाली खाली नहीं लगता? मैं तो तरस गई थी इस खालीपन के लिए, उसने कहा और फिर एकदम संभल कर बोली, एक सर्विस छोड़ दी है तो क्या, दूसरी 24 घंटे वाली कर तो रही हूँ। देख नहीं रही हैं आप? गीता ने झूठ नहीं कहा था। राजू सचमुच उसे चैन नहीं लेने देता था। कहाँ तो घर भर की बेगार खुद धोता था, और कहाँ अब हाथ से पानी लेकर पीना उसके लिए मुहाल हो गया। बस जो भी करे वह राज। नहाने के लिए कपड़े वह निकाले, शेविंग के लिए गर्म पानी वह दे, ब्रश पर पेस्ट तक वह निकाल कर देती थी। बावजूद इसके पुकार मची ही रहती थी, राज मेरा रुमाल कहाँ है? राज हमारे मोजे क्यों नहीं धुले? राज हमारे कोट पर ब्रश मार दो। राज जरा कड़क अदरक वाली चाय हो जाए। वह भी जैसे उसका हर हुक्म झेलने के लिए एक पांव पर खड़ी रहती। साफ जाहिर था कि किसी के इशारों पर यूं 24 घंटे नाचना उसे अच्छा लगता था। यह सब देख सुनकर बड़ा अच्छा लगता था मुझे। कहाँ तो डर रही थी कि यह पढ़ी लिखी लड़की इसे और भी दब्बू बनाकर रख देगी, लेकिन उसने तो जैसे जादू की छड़ी फेर दी थी। कितना बोलने लगा था वह, नहीं तो पहले कितना सहमा सहमा रहता था। मेरे यहाँ तो फिर भी खुल जाता था, पर भैया लोगों के यहाँ जाता तो दिन दिन भर नौकरों के बीच में बैठा डींगे हाँकता रहता। भाभीियों को गुनगुनाने का अच्छा सा बहाना मिल जाता। उस दिन इतना आश्चर्य हुआ मुझे। राजू रोज की तरह अपनी राज की पुकार मचाए हुआ था कि काजल शरारत से बोल पड़ी, मामा जी, इतना प्यारा नाम है उनका राजश्री, फिर आप ये राज राज क्या लगाए रहते हैं? वह हमारे दिल पर राज जो करती है। उत्तर देने में उसे एक सेकंड भी नहीं लगा। मैं तो अवाक होकर देखती रह गई। गीता बेचारी शर्म से लाल हो आई। सिर्फ राजू ही नहीं, इन दिनों गीता भी काफी बदल गई थी। चेहरा अब पहले का सा रूखा नहीं रहा था, उस पर काफी रौनक आ गई थी। मोटी तो वह नहीं हुई थी, पर चेहरा भरा भरा लगने लगा था। कपड़े जरा ढंग के पहन लेती तो अच्छी ही लगती थी। और राजू तो जैसे उसे दिन भर सजी संवरी ही देखना चाहता था। जरा साड़ी की क्रीज गई नहीं कि फौरन बदलने का आदेश होता। बाहर जाते समय कपड़ों का चुनाव भी वही करता था। एक दिन तो उसने हद कर दी। हम लोग जटाशंकर जा रहे थे। गीता ने उस दिन अंगूरी रंग की ऊली पहनी थी, जिस पर जरी का काम किया हुआ था। कुमकुम बोली, मामी जी, इतना भारी साड़ी मत पहनिए, वहाँ मिट्टी में लिपट जाएगी। उसने बदल कर प्रिंटेड नायलॉन पहन ली। चलते समय राजू की नजर पड़ी। यह क्या, साड़ी क्यों बदल ली? यह क्या बुरी है? उसने दबी जबान से कहा। वहाँ जंगल में कौन देखने वाला है? हम तो हैं, झट से बोल पड़ा वह। बरबस अपनी हंसी जब्त करते हुए यह बाहर निकल आए। लड़कियां तो वहीं खिलखिलाकर हंस पड़ी। तब कहीं उसे अपनी बेवकूफ़ी का भान हुआ। बुरी तरह झेप गया। मैंने ही उसे उबारते हुए गीता से कहा,
पहन लेना जो वह कह रहा है। खराब भी हो गई तो क्या दूसरी आ जाएगी। उस दिन सारा समय वह गुनगुनाती रही। बहुत जिद्दी बना दिया है आप लोगों ने, अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं। मैंने मन ही मन में कहा, भाई तो हमारा एकदम गऊ था, जिद्दी तो उसे तुम्हारे लाड ने बनाया है। राजू का स्वभाव ही नहीं, खाने के तौर तरीके भी बदल गए थे। दिन भर उनकी उसकी फरमाइशों का दौर चलता। दीदी इससे भरवा टमाटर बनवाओ, बड़े फर्स्ट क्लास बनाती है। दीदी कटहल नहीं मिलेगा क्या यहाँ, ये कोफ्ते बहुत अच्छी बनाती है। दीदी दम आलू खाए हैं कभी, रात से कहो आज बनाए। वह बेचारी संकोच से गड़ जाती, कहती, इनकी बातों पर मत जाइए दीदी, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं तो खुद आपसे दो चार चीजें सीख कर जाना चाहती हूँ। यह बड़ी तारीफ करते रहते हैं, कभी फिर मुझे ही कहना पड़ता, उसकी प्राइज्ड डिशेज सब यही खिला दोगी तो उज्जैन में आकर क्या करूँगी। और तुम लोग हो क्या, यहाँ भी वह चूल्हे में लगी रहेगी। वह गंभीर होकर कहता, दीदी उड़ाल की बहू आने तक इसी को तुम्हारा हाथ बटाना है, तुम्हें आराम मिलता ही कब है। अम्मा के पीछे जब भी घर आई हो तो तुम्हें वहाँ भी रसोई संभालनी पड़ी है। अब कहे देता हूँ, हर साल 2 महीने के लिए तुम आराम करने मेरे यहाँ आओगी। देखना, तुम्हें उठकर पानी भी नहीं लेना पड़ेगा। उसकी सीधी सपाट बात के पीछे झांकता स्नेह मुझे भीतर तक भिगो जाता है। नौकरों की पलटन वाले भाइयों के बंगले मुझे वैसे भी कभी बहुत अपने नहीं लगे थे। उज्जैन का वह पुराना पुश्तैनी मकान ही घर लगता था, और भाइयों की तुलना में राजू ज्यादा निकट था मेरे। वैसे भी इन तीनों में से कोई भी पत्नी के प्रति इतने विश्वास, इतने अधिकार के साथ बोल नहीं सकता था। और गीता की आंखों का मौन समर्पण तब और भी लुभावना लगता था। उस दिन घूमने का काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना डाला था हमने। सुबह बेनीगंज खजुराहो देखते ही गंगऊ निकल गए थे। वहीं रेस्ट हाउस में खाना खाकर दिन भर बांध के किनारे घूमते रहे। दिन ढले ही घर लौट पाए। इतने पस्त हो गए थे सब लोग कि घर में घुसते ही जिसे जगह जगह मिली पसर गया। सारा माहौल देखकर इन्होंने संकालू स्वर में पूछा, क्यों भई, चाय वाय नहीं मिलेगी क्या आज। दरअसल चाय की तलब तो सबको हो रही थी, पर बनाने भर की समस्या थी। मैंने कनखियों से लड़कियों की ओर देखा। दोनों दीवान पर लेट गई थीं और पापा की बात को आसानी से अनसुना कर गई थी। हार कर मैं ही उठ रही थी कि राजू ने हुक्म दागा, रात चाय बना लाओ झटपट। अरे उसे क्यों परेशान कर रहा है, थक गई है बेचारी, मैंने मरियल सी आवाज में कहा। तो तुम नहीं थकी हो क्या, और उसने हाथ पकड़कर बिठा ही लिया मुझे। संकोच तो बहुत हो रहा था, पर उस समय यह बहाना मुझे भी अच्छा लग रहा था। गीता, जो शायद बच्चों के कमरे में लेट गई थी, चुपचाप उठकर किचन में चली गई। एक कप चाय पेट में जाने के बाद ही हाथ पैरों में कुछ जान आई। मेरा बस चलता तो खाने की छुट्टी ही कर देती, पर बच्चों को तो भूख लग आई थी। झक मार कर उठी और जैसा कुछ बना पका लिया और परोस दिया। भूख तो वैसे मुझे भी नहीं थी, पर गीता ने एक ग्रास भी नहीं तोड़ा। उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसे इस समय सिर्फ आराम की जरूरत है। आधी रात के करीब मेरी नींद खुली। लगा जैसे कहीं से कुछ आवाजें आ रही हैं। सुनिए, मैंने इन्हें जगाते हुए कहा, यह आवाज कैसी आ रही है। सो जाओ चुप करके, वह झुंझला कर बोली। अरे वाह, सो कैसे जाऊं, देखना तो पड़ेगा, क्या पता कोई घुस आया हो पीछे का। किचन में तुम्हारे परम प्रिय बंधुराज हैं। किचन में, वहां क्या कर रहा है, पत्नी से, वाह। अरे अब ठीक से बताइए भी, बीवी के लिए गर्म पानी कर रहा है और बोर्नवीटा बना रहा है। यहाँ बैठे बैठे ही जान गए सब आप। आयोडेक्स की शीशी और हॉट वाटर बैग मुझसे ही मांग कर ले गया है वाह। और मुझे सख्त हिदायत दी गई है कि परम आदरणीय दीदी को न जगाया जाए।
नहीं तो देवी राजरानी बहुत खफा होंगी। इसलिए हे श्रीमती, आप कृपा करके सो जाइए और इस खाकसार को भी सोने दीजिए। सुबह तक बड़ी मुश्किल से सब्र किया मैंने। चाय बनाते हुए सोच ही रही थी कि ऊपर जाऊं या न जाऊं, कि खुद ही वह हाजिर हो गया। चेहरा एकदम सूख गया था। दीदी, राज की चाय मैं ऊपर ही ले जाता हूँ। चाय तो मैं ले जाऊंगी, पर यह बता, बहुत तकलीफ है क्या? यह बता रहे थे कि रात को बहुत परेशान रहा। मैंने चिंतातुर होकर पूछा। कोई जगह चढ़ना उतरना पड़ गया था न कल, इसीलिए जरा तकलीफ हो गई थी। वह मान तो नहीं रही है, पर मैं सोचता हूँ एक बार डॉक्टर को दिखा ले तो कैसा रहे। इतना सीरियस कुछ नहीं है रे। एक नवलजीन खिला दे और अब 2 दिन एकदम आराम करे, ठीक हो जाएगा सब। वह बात नहीं है दीदी। दरअसल बात ऐसी है, शायद उसने बताया होगा, शी इज रनिंग प्रेगनेंसी। इतनी बात कहते हुए वह पसीना पसीना हो गया और मेरे लिए अपनी हंसी रोकना कठिन हो गया। अच्छा अच्छा, मैं देख लूंगी, तू चिंता मत कर। इसी तरह मैंने कहा और ऊपर की राह ली। मुझे चाय लाते देखकर गीता तो बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। मैं तो तंग आ गई हूँ दीदी आपके भाई से। 100 100 कस्में दिलाकर मुझे यहाँ बिठा कर गए हैं, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह रहे थे चुपके से चाय ले आऊंगा और अब देखिए आपको परेशान कर डाला। उसने लंबी चौड़ी शिकायत पेश की। अरे वह तो मैं खुद तुम्हें देखने आ रही थी, सो चाय लेती आई। अच्छा अब यह बताओ जी, कैसा है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं हुआ है दीदी, सिर्फ टांगे दर्द कर रही थी। ये तो यूं ही परेशान हो जाते हैं। उसकी बात छोड़ो, अब यह बताओ तुम्हें कोई ऐसी वैसी तकलीफ तो नहीं? नहीं तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, संकोच मत करो। तुमने मुझे पहले ही हिंट दे दी होती तो ऐसी उटपटांग जगहों का प्रोग्राम ही न बनाते। बाय द वे, कौन सा महीना चल रहा है? हे भगवान, आपको किसने? और उसने दोनों हथेलियों में मुंह छिपा लिया। मुझे लगा काश अम्मा होती आज, राजू के बेटे को गोद में खिलाने का अरमान लिए ही चली गई बेचारी। दिन भर वह बड़ा उदास बना रहा। मैंने समझाया, राजू, इतना घबराने जैसा कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ हम लोग हैं तुम्हारे सिर पर, जितने कहोगे डॉक्टर बुलवा दूंगी। बट शी इज ऑल राइट। डॉक्टर की बात नहीं है दीदी। फिर वह बिना बात के मुझसे नाराज हो गई है। अच्छा, मैंने तुमसे ही तो कहा है, उसमें गलती क्या है? कहती है लाउड स्पीकर से शहर में ऐलान करवा दो। अब यह कोई बात है? समझ में नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। सारा रोग दाग छू मंतर हो गया था। बीवी की जरा सी उपेक्षा से उसका मुंह इतना सा निकल आया था। उसकी बेचारगी का फायदा उठाकर धड़ल्ले से नीचे उतर आई थी और जोर शोर से घर के कामों में हाथ बटा रही थी। राजू ने एक बार भी उसे आवाज नहीं दी। एक शहीदाना अदा से अपने सारे काम खुद निपटाता रहा। इन्होंने चुटकी ली। इतनी जल्दी पटिए पर आ गए दोस्त, अभी तो 6 महीने भी नहीं बीते। वह बेचारा मुंह बाए उनकी ओर देखता भर रह गया। उसकी चीख पुकार के बिना घर इतना सूना लगने लगा कि शाम तक बच्चे भी कहने लगे, मम्मी आज बहुत बोर हो रहे हैं, पिक्चर चलिए ना। रोजी लग रही है। पिक्चर देखना हो तो माँ मम्मी बन जाती हैं। बड़ी मुश्किल से राजू को ठेल ठाल कर उन लोगों के साथ भेजा। आराम के बहाने गीता को मैंने अपने पास ही रोक लिया। इनके क्लब जाते ही जरा एकांत मिला तो मैंने कहा, जरा से जुर्म की कितनी बड़ी सजा दे रही है बेचारे को, इतना सा मुंह निकल आया है। बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है दीदी है, जरा सी में ही फील कर जाते हैं। अब तो फिर भी ठीक है, शुरू में तो ओफ, बच्चों की तरह मनाना पड़ता था। शादी से पहले बच्चे ही तो होते हैं ये लोग, उन्हें ठोक पीट कर आदमी बनाना तो हमारे ही सिर आता है। गीता एक बात कहूँ जी, तुमने सचमुच उसकी काया पलट कर दी है। इसी तरह बहला फुसला कर उससे परीक्षाएं दिलवा दो तो बाबूजी की आत्मा को शांति मिल जाए। एक यही दुख उन्हें आमरड़ सालता रहा।
जो काम आप सब नहीं कर सके, बाबूजी और अम्मा जी से नहीं हो सका, वही आप मुझसे करने को कह रही हैं। हाँ, तुम्हारा अधिकार शायद हम सबसे बड़ा है। एक बात पूछूं दीदी, जीवन में क्या बीए की डिग्री ही सब कुछ है? उसके बिना आदमी क्या आदमी नहीं रहता? मैं मुंह बाये उसे देखती रह गई। शुक्र है दीदी, आपने उनके सामने यह बात नहीं छेड़ी, नहीं तो मेरे किए किराए पर पानी फिर जाता। मेरी आंखों का आश्चर्य अब भी वैसा ही था। आप नहीं जानती दीदी, कितने हीन बोध से ग्रस्त था यह व्यक्ति, कितनी मुश्किलों से उसके मन की गांठें खोल पाई हूँ मैं, कितनी तपस्या करनी पड़ी है मुझे उसका आत्मविश्वास लौटाने के लिए। क्या आप चाहती हैं कि वह अपनी कुंठाओं की अंधेरी गुफाओं में फिर लौट जाए और मैं बंद दरवाजों पर सिर पटकती रह जाऊं? मैं उसके तमतमाए चेहरे को देखती रह गई। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने जो औरत बैठी है वह हिंदी में एमए और बरसों पंत प्रसाद निराला और महादेवी को पढ़ चुकी है। सॉरी गीता, मैंने धीरे से कहा, इतनी दूर तक मैं नहीं सोच पाई। इस बार उसका स्वर भी मध्यम पड़ गया था। मैं क्या जानती नहीं दीदी कि आपकी ममता ही आपसे सब कुछ कहलवा गई है, लेकिन हर बात की एक उम्र होती है ना। मुझे ही देखिए, कच्ची उम्र में शादी होती तो शायद यह रिश्ता मैं कभी स्वीकार नहीं करती, लेकिन उम्र के इस मोड़ पर आते आते सारी अपेक्षाएं पीछे छूट गईं। एक घर और एक पति, बस यही शेष रह गया था चाहने के लिए। क्या सचमुच तुम्हें कभी फील नहीं होता? कभी नहीं? और इसमें आश्चर्य करने जैसा क्या है? निर्णय के सारे अधिकार तो मेरे पास थे, फिर शिकायत क्यों होगी? छोटे भाई की नौकरी लग जाने के बाद माँ ने तो सिर्फ औपचारिकता निभाई थी। मेरी हाँ से उन्हें आश्चर्य ही हुआ होगा, नहीं तो उन लोगों की नज़रों में तो मेरी शादी की उम्र कभी की बीत गई थी। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? मैंने डरते डरते पूछा। 30। उसके उसने बिना किसी झिझक से कहा। बुजुर्ग महसूस करने लगी थी मैं। घर की बड़ी लड़की तो थी ही, 18 साल की थी, तब से बड़े लड़के की भूमिका निभा रही हूँ। दुर्भाग्य से स्कूल में भी बरसों शिफ्ट इंचार्ज बनी रही। चारों ओर से इतना बड़प्पन लग गया था मुझ पर कि मेरे कंधे असमय ही झुक चले थे। फिर भी दीदी, पता नहीं कैसे मन के एक कोने में बचपन सिमटा सिकुड़ा बैठा रह गया। जीवन भर सबको सहारा देते देते थक गई थी और खुद एक सहारे के लिए फड़फड़ा रही थी। बड़ी साध थी मुझे कि मुझ पर भी किसी का अंकुश हो, किसी का शासन हो। बस इसलिए मैंने शादी की है। दीदी, डिग्रियों से मुझे कोई मोह नहीं है। किसी जादू के जोर से मेरी डिग्रियां वापस ले लो कोई तो मैं भी जी जाऊं। उसका यह वाक्य घंटियों की तरह मेरे कानों में बजता रहा और हम दोनों निशब्द बैठी उस एकांत को पीती रही। माय हार्ट इज बीटिंग की धुन पर थिरकते हुए बच्चे जब घर में दाखिल हुए, तब कहीं जाकर मेरी भाव तंद्रा टूटी। शाह बहादुर भी साथ ही लौटे थे। राजू के दोनों कंधे पकड़कर मेरे सामने करते हुए बोले, कहाँ भेजा था तुमने इसे? पिक्चर देखने? लग तो ऐसा रहा है कि किसी को घाट पहुंचा कर लौटा है। छी! मैंने जोर से डांटा। तभी तो अच्छी बात करना सीखी। बेचारे का मूड वैसे ही खराब है। इनके संकोच से गीता उठकर कमरे में चली गई थी और वहीं दरवाजे की ओर से सारा नाटक देख रही थी। इनके जाते ही बाहर आकर बड़े मासूम अंदाज में बोली, सुनिए, वह गोलियां कहाँ रख दी हैं आपने? ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ मैं। क्यों? ऐसी क्या आफत आ गई? आप तो भली चंगी हैं, दवाई क्यों खाएंगी? राजू ने सर्द लहजे में कहा। दे दीजिए न प्लीज, पीठ में इतना पेन हो रहा है, बाद में जितना चाहे नाराज हो लीजिएगा प्लीज। राजू का उत्तर सुनने के लिए मैं फिर वहां रुकी नहीं और अंतिम इन्हीं सुखद शब्दों के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा फिर से एक बार अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा बोली जाने वाली यह कहानी
आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार फिर से धन्यवाद।